सी इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा सी एम, मतलब ये क्या हो गया, मोलर, मोलर हीट कैपेसिटी। सीवीएम क्यूबी बाई एन डेल्टा टी है, तो डेल्टा यू का वैल्यू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू का वैल्यू क्यू हो गया, सीवीएम इक्वल टू डेल्टा यू बाई एन डेल्टा टी, डेल्टा यू का वैल्यू एन सीवीएम डेल्टा टी है, डेल्टा यू का वैल्यू एन सीवीएम डेल्टा टी है। हाँ हाँ, सीपी क्या बताओगे, हीट कैपेसिटी, ये क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इंपॉर्टेंट टर्म है इसलिए यहां से रिवीजन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। उसी तरह सीपी, कैपिटल सीपी वो क्या हो गया, क्यूपी बाई डेल्टा टी, सीपीएम की बात करें तो क्यूपी बाई एन डेल्टा टी, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर आ गया एन सीपीएम डेल्टा टी। तो इसका यूज इतना नहीं आएगा क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, एन सीवी तक गैस का फिक्स इनटू डेल्टा टी, ये क्या हो गया, स्टेट फंक्शन है ना। डेल्टा यू बताया था चेंज इन इंटरनल एनर्जी, याद है, स्टेट फंक्शन है, उसको बस इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है, और किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं कि क्या हुआ, ऐसा था ना। एनसीपीएम डेल्टा टी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू। तो जब ये किसी चीज से मतलब नहीं है, वो इनिशियल फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है, ये प्रोसेस डिपेंडेंट भी नहीं है। तो प्रोसेस एडियाबेटिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो, या कोई भी अननोन प्रोसेस हो, सबके लिए डेल्टा यू एनसीपीएम डेल्टा टी यूज करेंगे हम लोग। आगे हर के लिए यूज होगा। तो फिर पहला डाउट ये आता है कि अरे ये तो डिफाइंड हुआ था इसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए निकाला ना हम लोगों ने, बट डेल्टा यू सबके लिए उतना ही आएगा, है ना। निकाला था आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, बट डेल्टा यू क्या हो गया, जहां तक याद हो कि मैंने बोला था कि वाटर है 25 डिग्री, सबको बोला कि 75 पे हीट करके ले आओ, तो सब 50 डिग्री तक हीट करके ले आओ, 25 से 75। तो क्या किसी का चेंज इंटरनल ज्यादा हो जाएगा क्या, कोई किसी और प्रोसेस को फॉलो करे तो हो सकता है कि वही 25 से 1000 डिग्री ले गया, फिर कूल करके 800 ले गया, फिर हॉट करके 200 ले गया, फाइनली 75 पे। हाँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस, करेक्ट। तो सेम रहा ना, स्टेट फंक्शन है। तो जब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट बस इसी नहीं पे डिपेंड करता कि यहाँ से आ गया, तो प्रोसेस इधर से जा रहा हो, इधर से जा रहा हो, इधर से जा रहा हो, कहीं से भी जा रहा हो, डेल्टा यू तो उतना ही लिखेंगे। तो ये याद रखो आगे के लिए, कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू एन सीवीएम डेल्टा टी होगा। बट क्यूपी मतलब हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ये तो पर्टिकुलर के लिए हो गया, तो इतना यूज नहीं होगा, कहीं कहीं यूज हो सकता है एनसीपीएम डेल्टा टी। ओके, हाँ बताओ, कुछ डाउट आया तो देखता हूँ। लाइक डिस्टेंस डिस्टेंस स्टेट फंक्शन का फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। हाँ, कोई भी स्टेट फंक्शन होगा ना, तो सबके लिए एप्लीकेबल है। स्टेट मतलब इनिशियल फाइनल स्टेट से मतलब, उसे प्रोसेसेस से मतलब ही नहीं। तो डेल्टा यू हर प्रोसेस का एनसीवीएम डेल्टा टी लिखोगे, जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अभी आर्यन ने बोला लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बात सही है कि तुम किसी भी प्रोसेस से जाओ, डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं। अब तो बोलोगे अरे मैं सीधे गया था तो डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर था, तुम घूम घाम के आए तो भी कैसे 50 मीटर, नहीं पहुंचा तो उसी पॉइंट पे ना वो भी, उसके लिए भी 50 मीटर ही हुआ डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह इंटरनल एनर्जी में चेंज इंटरनल सबके लिए सेम होगा। ओके, आई थिंक नो डाउट इन दिस, सो वी गो अहेड। हाँ,
अब हो गया डी क्यू वी इक्वल टू सी वी डॉट डी टी, ऐसे तो ये हुआ ना। सीवी को तुम लिख सकते हो वही क्यू बाई वी, या डी क्यू वी स्मॉल के लिए लिखा, या मैंने लिखा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये डिफरेंशियल फॉर्म और कुछ नहीं है। इफ ऐसे dt tends to 0, what will happen? Isothermal process. Cv tends to infinity. Actually इसका कोई मतलब नहीं है, जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो dt 0 कहां से होगा? C is not defined, ये फिजिक्स में डिटेल में आता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों? वहां तो एग्जैक्टली मैथमेटिक्स लगाते हो, एग्जैक्ट 0 होगा तो कैसे बता सकते हो? 1/0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हुआ। q/0 इज डिफाइंड ही नहीं, इंफिनिटी तो होता ही नहीं है। जैसे 10 भाई ये 0.0000 ऐसे कहीं 1 आ जाए तो डिफाइंड है, तब तो ये टेंस टू इंफिनिटी होगा। बट 10/0 कर दो तो इसका तो नॉट डिफाइंड होता है ना। ये क्लियर हो गया कि एक्चुअली आइसोथर्मल में नॉट डिफाइंड होता है, बट केमिस्ट्री में लोगों को उतना मालूम नहीं है तो टेंस टू इंफिनिटी ले लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस का सी इंफिनिटी लेकर चलते हो। जब फिजिक्स में आता है क्वेश्चन तो नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। ओके, फिर एडियाबैटिक क्या होगा? कितना होगा? आदित्य करेक्ट, बोथ आदित्य करेक्ट, करेक्ट। अनन्या, आर्यन, नित्या, सार्थक, स्वामी, सबका आंसर आ रहा है। जिन्होंने बताया सात आंसर वो सबका ठीक है। डीक्यू ही 0 है, ये ओवरऑल 0 होगा। राइट, हिट गिवन ही नहीं है तो डीक्यू 0 हो गया तो ओवरऑल 0 हो गया। तो सी एडियाबेटिक 0, सी आइसोथर्मल नॉट डिफाइंड, सी वी सी पी डिफाइंड, हो ही गया। इतना ही प्रोसेस है ना। अब देखिए हम लोग ने ये लिखा डी यू इक्वल टू, इसके थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। एनसीवीएम डी टी, डी यू इक्वल टू एनसीवीएम डी टी, इसके डिटेल में जाते हैं। फर्स्ट, इफ सीवीएम of the substance is temperature independent. If CVM of the system is temperature independent from what? T1 to T2. मतलब थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही होता है, बट नॉट चेंज एप्रिसिएबली। जैसे सीवीएम का वैल्यू फिक्स है कि 4 है तो 4 है, 3 है तो 3 है, वो वैरी नहीं हो रहा है टेम्परेचर पे। तब तो डी यू का इंटीग्रेशन, डी यू कितना आया था? एन सीवीएम डी टी, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो आ गया डेल्टा यू, ये हो गया एन सीवीएम, और ये हो गया डी टी का इंटीग्रेशन, ये डेल्टा टी बन जाएगा। तो डेल्टा यू बिकम्स इक्वल टू एन सीवीएम डेल्टा टी, ऐसा। सेकंड, if CVM of the substance is dependent from T1 to T2, तो CVM क्या हो गया? A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब CVM टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना तुम्हें। हाँ, सीवीएम बाहर नहीं आएगा, एनसीवीएम डेल्टा टी नहीं होगा।
ऐसा वाला एक क्वेश्चन देंगे वो इंटीग्रेशन वाला। तो del u का वैल्यू जो होगा वो हो गया n, CVM का वैल्यू हो गया a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ऐसे मान लो, इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ही पड़ गया ना। हाँ चलो, अब लगता है फास्ट हो चुका तुम लोग का कैलकुलेशन। एन ए टी प्लस एन बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एन सी टी क्यू बाई 3, लोअर लिमिट T1 और T2 पुट कर दो। एन ए T2 माइनस T1 प्लस एन बी T2 माइनस T1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस एन सी T2 माइनस T1 क्यूब बाई 3। रुको, इस पे एक क्वेश्चन है, इसमें अवस्थी में कौन सा थर्मोडायनामिक्स। अवस्थी में ही कहीं पर है, 1 मिनट मिल जाएगा। CVM और एडियाबैटिक, CVM मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 लेवल 2, देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली वो देंगे ही नहीं। ऑफ एन आइडियल गैस, अवस्थी का is heated at constant pressure of 1 atm from 27 degrees centigrade to 127 degrees centigrade if CVM is equal to 20 plus 10 is to minus 2t joule per Kelvin per mole. Q is equal to what? Delta U is equal to what? 5 मिनट से अटेम्प्ट करो, आ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही तो होना चाहिए फिर। कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो जरूरत पड़े तो।
हो गया आंसर? 20 ऑफ यू आंसर्ड, ओके। डेल्टा यू का वैल्यू जो है क्यू एन डेल्टा यू, और डेल्टा यू तो निकाल ही लो। ये वाला इक्वेशन देंगे ये, डेल्टा यू ही मेन था। 4700। हाँ 4700, ठीक है। तो जब तुम डेल्टा यू लिखोगे तो क्या होगा, एन सीबीएम dt का इंटीग्रेशन t1 से t2, ये हो जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 10⁻², dt। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ये टेम्परेचर कितना हो गया, क्या दिया था रेंज, 27 300 केल्विन से 127 400 केल्विन। तो इसको सॉल्व करोगे तो जिसने कैलकुलेटर यूज किया उसका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 4700। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया गया, फिर भी डेल्टा यू का वैल्यू वही लेना है, एनसीबी डेल्टा टी है। अच्छा कैलकुलेशन दीजिए, बिना कैलकुलेटर के भी हो जाएगा, राइट। हाँ, और क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये डेल्टा यू हो गया, वर्क डन कितना होगा माइनस पी डीवी का इंटीग्रेशन। तो प्रोसेस तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर है, डीवी V1 से V2 माइनस पी V2 माइनस P1। अब ये तो कैलकुलेट करो V2 P1, या पी V2 डायरेक्ट NR T2 माइनस NR T1, ऐसे होगा ना। तो जूल में चाहिए वैल्यू -2, आर का वैल्यू 8.314, और डिफरेंस कितने का, 100 का ना, यही होगा। हाँ, तो अब W कितना होगा, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। 4700, क्यू चाहिए, डब्ल्यू है -1662.8, यहाँ से क्यू का भी वैल्यू आ जाएगा। हाँ बताओ, इसमें कोई डाउट है? फोर्टी वन हंड्रेड आ रहा है डेल्टा यू, ठीक है, उसे 4100 कर दो, जो भी आ रहा है मैं उसे हटा देता हूँ, okay? ये जो आ रहा है ये तुम लोग का कैलकुलेशन, ये चेक कर लेना। रेस्ट कैलकुलेशन पार्ट है, कंसेप्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। मतलब सीवीएम यदि टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो कैसे करेंगे। अब मान लो कि U इज द टेम्परेचर, एनसीबी dt है ना, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम हो जाए, तब क्या करेंगे। मतलब टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट हो रहा हो, वॉल्यूम पे भी डिपेंडेंट हो रहा है। कंसिडर U, तो du इक्वल टू del u बाई डेल्टा टी वी dt प्लस del u बाई डेल्टा टी टी डॉट डीवी। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन शायद सबको आता हो, आता है ना, ठीक है। तो पहले टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एज्यूमिंग v इज कांस्टेंट, तो del u बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dt, और ये हो गया del u बाई डेल्टा v इनटू dv, बट टेम्परेचर कांस्टेंट लिया।
तो ये जो टर्म है डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट वी, इस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? ये टर्म एक डेफिनेशन है, सीबी, करेक्ट। ये क्या हो गया? यही सीबी डिफाइंड है ना, सी वी, कैपिटल सीवी की बात कर रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर नहीं है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी डॉट डी टी, प्लस ये हो गया डेल्टा यू बाई डेल्टा वी, डेल्टा यू बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट वी, ये डेल्टा यू बाई डेल्टा वी है, तभी होगा ना। जो नोट्स मैंने भेजा उसमें डेल्टा टी लिखा हुआ है, तो थोड़ा रॉन्ग लिख दिया है, डेल्टा टी के रेस्पेक्ट में ये जो है ना वही यहाँ पे आना चाहिए, ये जो है वही के यहाँ पे आया है, ऐसा मान लो कि कैंसिल हो गया था, डी यू बच गया, डी यू बच गया। हाँ, यहाँ पे जो था वो डेल्टा वी था। अब फॉर आइडियल गैस U is the function of temperature only, U फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब वॉल्यूम चेंज से उसको इंटरनल एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहां पे लिखा होगा नोट्स में, फॉर एन आइडियल गैस सिंस चेंजिंग द वॉल्यूम विल नॉट इफेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी, वॉल्यूम तुम इधर करो उधर करो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं आएगा। क्यों? आइडियल गैस हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? नो अट्रैक्शन फोर्स। जब अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है तो कैसे चेंज होगा? जैसे दो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, उसको सेपरेट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। हाँ, वॉल्यूम मतलब वो सेपरेट करोगे तो, वेटिंग रूम, ओके वेट, हाँ। बट इसमें क्या होगा, आइडियल गैस है तो उसको कितना भी दूर करो क्या फर्क पड़ता है, उसमें तो कोई यही नहीं है, अट्रैक्शन रिपल्सन है ही नहीं। सो इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द टेम्परेचर, डेल्टा यू बाई डेल्टा वी वाला टर्म ही जीरो हो गया, बिकॉज डेल्टा यू बाई डेल्टा वी इज जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड ही नहीं करता वॉल्यूम पर। डेल्टा यू बाई डेल्टा पी वाला टर्म जीरो हो गया, तो डी यू एक ही टर्म बच गया गैस के लिए, सीवी डी टी। हम लोग को तो गैस का ही देखना है, डी यू एम मोलर की बात करें तो सीवी एम डी टी। फॉर n moles of ideal gas, du always n cvm dt। ठीक है, तो वो भी एस्पेक्ट हमने देख लिया कि वॉल्यूम का फर्क नहीं पड़ता। वो कब आएगा तुम्हारा? जब रियल गैस एक्सप्रेशन आ जाएगा तब ये जीरो नहीं होगा, तब देखते हैं क्या हो सकता है रियल गैस एक्सप्रेशन में। तो ये थोड़ा ग्रे एरिया साइड जा रहा है हम लोग, अनइम्पॉर्टेंट पार्ट की ओर। ठीक है, एडवांस में कोई क्वेश्चन कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो ऐसे नहीं आने वाला। ये वाला पार्ट जो अभी कर रहा हूँ, फॉर जनरल सब्सटेंसेस, तभी तो एडवांस के लिए देंगे, ये इतना ही तक है तो ये भी देंगे, एडवांस में देंगे। बट सॉलिड लिक्विड रियल गैस है ना, तो डेल्टा यू बाय डेल्टा वी वॉल्यूम के साथ, नॉट जीरो। सॉलिड में लिक्विड में किसी को भी हटाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स है, तभी तो सॉलिड लिक्विड बना है ना, या रियल गैस उसमें भी है। तो वॉल्यूम चेंज करोगे तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। हाँ, तो ये जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, तब तो पूरा लेना पड़ जाएगा हम लोग को, तब कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा। अब देखो, फॉर रियल गैसेस, फॉर
रियल गैसेस क्या होगा, del U by del V at constant temperature may be positive, may be negative, दोनों हो सकता है, क्योंकि कभी अट्रैक्टिव फोर्स भी डोमिनेट करता था, कभी रिपल्सिव फोर्स भी डोमिनेट करता है, डोमिनेंसी दोनों की आती है ना। केवल अट्रैक्शन फोर्स है रियल गैस में, वही नहीं है। वो जो कर्व बताया था जेड का, यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्शन फोर्स हावी है, यहाँ पे रिपल्सिव। तो दोनों का रेंज आ गया ना, किस टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं, राइट। तो डी यू का वैल्यू, हाँ अब इसमें फर्स्ट केस हो गया, इफ अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट्स, मतलब लोअर प्रेशर रेंज में वही डोमिनेट करता था ना, तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, तो डी यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डेल यू बाई डेल्टा वी एट टी इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ, ये रियल गैस, हम लोग एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, हेडिंग देता हूँ, रियल गैस एक्सपेंशन। क्लियर हो गया सबको क्या क्या है। जब दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है और तुम उसे एक्सपेंड करो, जैसे प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, अट्रैक्शन फोर्स है ना, और उसे दूर ले जाओ तो क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू को ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ना, उसमें एनर्जी स्टोर होते जाएगी। जैसे ही छोड़ोगे प्लस चार्ज माइनस चार्ज क्लोज आ जाएंगे। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, दोनों को सेपरेट करो, दूर ले जाओ तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, क्यों, अट्रैक्शन फोर्स है, तुम उसके अगेंस्ट ले जा रहे हो, तो तुम्हारी एनर्जी उसके अंदर जाएगी ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो डी यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया सबको ये, अट्रैक्शन फोर्स है और एक्सपैंड करोगे तो अगेंस्ट ले जा रहे हो। इफ अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट्स, हाँ मतलब जिसमें दो मॉलिक्यूल के उसमें अट्रैक्शन फोर्स हो, अब तब हम लोगों ने एक्सपैंड किया, तो उसके अट्रैक्शन फोर्स का अगेंस्ट ले गए, जैसे दो मैग्नेट को सेपरेट किया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना। अब रिपल्सिव फोर्स हो जाता है, मान लो दो प्लस क्यू चार्ज है या दो नॉर्थ पोल है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना। फिर जिसमें दो रिपल्सिव फोर्स हो, जैसे प्लस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज, दोनों को क्लोज रखोगे तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही छोड़ोगे दोनों दूर दूर इन्फिनिटी को चले गए, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। उसी तरह जब रिपल्सिव फोर्स हो तब एक्सपैंड हो, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होना चाहिए, नहीं अट्रैक्शन फोर्स है और तुम उसे दूर करते जा रहे हो। अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि अट्रैक्शन फोर्स जितना क्लोज रहता है उतना ज्यादा रहता है, जितना दूर हो गया ना, जैसे दो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज जितना नजदीक है उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, जितना दूर करते जाओगे अट्रैक्शन फोर्स कम होते जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो तो Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर, सब में आर स्क्वायर का फंक्शन आता है। रियल गैस एक्सपेंशन से कोई मतलब नहीं, बस ये समझो कि गैस हो गया जिसमें एक बार अट्रैक्शन है एक बार रिपल्सन है, बाकी भूल जाओ, गैस लॉस और कोई मतलब नहीं। बस इतना हो गया कि एक सर्टेन सर्टेन प्रेशर के नीचे अट्रैक्शन फोर्स होता है, सर्टेन प्रेशर के बाद रिपल्सिव फोर्स आ जाता है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट है। दूर जाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स कम होते गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते चली गई। तुम प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज से सोचो या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से सोचो,
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नजदीक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, दूर चलते गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाती है। क्लियर? ओके क्लियर। तो इसका 4 कैसे जाएगा? पहला तो ये हो गया, नोट्स में देख लो गिवन है। अब दूसरा हो गया if RF डोमिनेट्स, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होगा और एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम तो बढ़ा। DU क्या लिख रहे हैं हम लोग? DV सर, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव। रिपल्सिव फोर्स क्या हो गया? डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डिक्रीज ही होगा, अट्रैक्शन ऐसे रिपल्सिव हो, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा। वही दो प्लस चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स है, जितना एक्सपेंड करोगे उतना कम होते जाएगा। del U by delta T at constant volume is negative। हाँ अब बताओ ये क्लियर है? सोच लो अभी ये क्लियर है? ओके हाउ विल RF डिक्रीज? अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे रिपल्सन फोर्स हो, विद द डिस्टेंस डिक्रीज होगा, कुलम्ब्स लॉ, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब दोनों या दोनों मैग्नेटिक फील्ड रहे या चार्ज रहे, जो भी रहे, या ग्रेविटेशनल फील्ड रहे, यदि एक दूसरे से इन्फिनिटी पे चल गया तो कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। जैसे अर्थ और बहुत दूर का कोई प्लेनेट ले लो, दोनों में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं, नजदीक आएगा तो अट्रैक्शन फोर्स आता है। हाँ देते, क्लियर हुआ? तो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स और डिस्टेंस बढ़ेगा तो सब जीरो होंगे, सब डिक्रीज होंगे। हाँ तो del U बाई del V होगा, राइट? ये del V की बात कर रहे थे, मैं दूसरे टर्म की बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव होगा। ओके, रियल गैस कंप्रेशन पे चले। अब तो ये दो आ गया तो कंप्रेशन भी उसी का अपोजिट है, और क्या? रियल गैस कंप्रेशन फर्स्ट, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट्स, और कंप्रेस करोगे, क्लोज करोगे तो क्या होगा? कंप्रेस करोगे तो HP। HP किसका नाम है? फुल नेम? HP पार्टिसिपेंट में कौन है? नहीं तो फिर मैं रिमूव कर देता हूँ।
HP कोई और था। अच्छा क्या बता दे। सही बोला तुमने। वो खुद छोड़ के चला गया HP। हाँ चलो अच्छा वो ऐसे बता दिया करो, नहीं तो बाहर के बच्चे आएंगे तो वो सही है कि ज्वाइन करेंगे, वो तो डिस्टर्ब ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो तो अपने स्टूडेंट है नहीं, उन्हें तुम्हारा फ्यूचर से मतलब नहीं है, कभी भी कुछ करके डिस्टर्ब करेंगे। ऑलमोस्ट अ वीक से वो अटेंड कर रहा है। किसका लेक्चर? सबका? अब तो तुम लोग एक दूसरे का नाम भी जानते हो बेटा। हाँ तो थोड़ा वॉच रखो थोड़ा। प्रिपरेशन मतलब एंटी सोशल एलिमेंट से बचना भी बहुत बड़ा प्रिपरेशन है। ओके। एफ डोमिनेट्स तो क्या होगा? एफ इंक्रीजेस, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? क्लोज लाओगे तो और बढ़ जाएगा, प्लस माइनस क्यू चार्ज को ले जाओ, या नॉर्थ पोल साउथ पोल को जितना नजदीक लाओगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। नजदीक आ गया अट्रैक्शन फोर्स से तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना ही है। तो डी पे क्या होगा? तब डी भी निगेटिव आएगा। यही हुआ ना, जैसे अट्रैक्शन फोर्स से कोई भी चीज क्लोज आता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी। तो डेल यू बाई डेल वी, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसी तरह अपोजिट होता तो डेल यू बाई डेल टी निगेटिव हो जाता। यही है ना? ओके नेक्स्ट। ये वाला पार्ट केवल एडवांस में आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं। अब हाँ, एंथैल्पी की बात करें हम लोग। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होता। फिजिक्स में कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं हम लोग, याद करो फिजिक्स में गैस लाओगे क्लोज कंटेनर में हीट करेंगे कुछ करेंगे। बट केमिकल रिएक्शन कैसे करते हो लैब में? ओपन वेसल में। ओपन वेसल है ना, एसिड लाए बेस लाए इस तरह से, तो ओपन वेसल है तो क्या क्या कांस्टेंट है? तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है वहां पे, प्रेशर कांस्टेंट है 1 atm। हाँ। अब फोर्थ केस उसका अपोजिट हो गया। प्रणव 3 बताया, चौथा उसी का अपोजिट था ना ये। मतलब थर्ड मैंने बताया नोट्स में लिखा हुआ है कि वो पॉजिटिव हो गया था, दूसरा उसी का केस लिखा हुआ कि वो निगेटिव हो जाएगा अगले बार में। हाँ तो पी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो हम लोग का इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो हम लोग एक ऐसा फंक्शन ले जो प्रेशर डिपेंडेंट आ रहा हो, तो उसके लिए एक इंथैल्पी डिफाइन किया गया। हाँ अनुष्का बोलो। बोलो। सर एक्चुअली मुझे वो लास्ट केस थी उसमें डाउट था सर, उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसलिए डी यू बाई डी वी तो नेगेटिव आना चाहिए ना। नहीं कंप्रेशन है तो डीबी भी निगेटिव है डीयू भी निगेटिव ओके। है। हाँ, और एक उसी का अपोजिट पार्ट। थैंक यू। ओके। हाँ तो इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म लिखा किया गया, एच, एंथैल्पी। मतलब जो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, हम लोग का तो प्रेशर कांस्टेंट होता है ना मेनली केमिकल रिएक्शन में, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए एच डिफाइन कर दिया गया। अब एच क्या हो गया, अब ये पूछेगा एच क्या है, स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन। एच इज अ स्टेट फंक्शन, आगे देखोगे इसका वैल्यू एनसीपी डेल्टा टी ही होता है। एच इज हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी प्रूफ करेंगे हम लोग, है ना। तो ये स्टेट फंक्शन ही होगा, जैसे इंटरनल एनर्जी वैसे ये भी है। तो कहीं भी डेल यू का वैल्यू एनसीबी डेल्टा टी और डेल एच का वैल्यू एनसीपी डेल्टा टी। एच इक्वल टू यू प्लस पीवी हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग?
del U इक्वल टू Q प्लस W होता है, तो del U का वैल्यू लिखोगे U2 माइनस U1 एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस P V2 माइनस V1 एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बताओ U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1 इक्वल टू QP। अब U प्लस PV को H डिफाइन किया गया था, ये H2 माइनस H1 इक्वल टू QP। तो डेल्टा H क्या होगा, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। इमेजिन करो किसी भी सिस्टम में प्रेशर को, यदि सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में ले जाओ, प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, तो जो हीट दोगे वही चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच विल बी क्यूपी, तो क्यूपी का वैल्यू कितना होता है, एन सीपीएम डेल्टा टी, इसलिए वो स्टेट फंक्शन है। सोच लो इतना। हाँ, किसका बोला था फोर्थ, ने फोर्थ केस बोला था ना, अरे चौथा केस बिल्कुल उसी का अपोजिट है, फिर क्यों लिखवा रहे हो, देखो चौथा केस नोट्स में दिया हुआ है ना। हाँ, वो जो पहले का लिखा था उसी का अपोजिट हो गया, तो मुझे एक ही केस बताना था, बाकी उसी पे बोलना था, ऐसा ऐसा था, मैंने तीन बता दिया कि चौथा तो समझ में आ ही जाएगा, तो उसी का निगेटिव का पॉजिटिव करना और क्या करना है। ठीक है, तो ये डेल्टा एच का वैल्यू हो गया। हाँ, U2 माइनस ये पार कर दिया हम लोगों ने। अब देखो इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ चेंज इन द प्रोसेस, प्रोसेस में दोनों चेंज हो जाए, तो डीएच का वैल्यू जो होगा डी यू प्लस डी पीवी, इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो डीएच कितना हो जाएगा, डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू, और डी पीवी कितना होगा, P2V2 माइनस P1V1। फिर ये भी चेंज हो जाना, कई बार तुम्हें देगा P2V2 P1V1 दोनों दिया हुआ, तो डेल एच का वैल्यू कैसे निकालोगे इस तरह से, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आएगा, तो डेल्टा एच का वैल्यू डेल यू प्लस P2V2 माइनस P1V1, या फिर इसको और इंटीग्रेट कर दें हम लोग, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस डी वी डी पी भी होता है, डी एक्स वाई का एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस डी एक्स, इस तरह से डी एक्स डी वाई। क्लियर हुआ। बट डीवी डीपी बहुत छोटा होता है, डी एक्स इंटू डी वाई कितना होगा, तो उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं यूजुअली। बट वो क्वेश्चन पूछे कि इसका इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा डेल यू
प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी प्लस डेल पी डॉट डेल वी, ऐसा आएगा। अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर क्या क्या होगा? डेल्टा वी हमेशा जीरो कर दो, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी जीरो, तो वी डेल्टा पी पड़ जाएगा, और प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो डेल यू प्लस पी डेल्टा वी पड़ जाएगा। तो डेल एच विल बी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल वी जीरो, ये आ जाएगा डेल यू प्लस वी डेल्टा पी, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल्टा वी। सेकंड ब्रैकेट देन, हाँ ये वाला पार्ट इसी में सब है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर डेल यू प्लस पी डेल्टा वी लेंगे ही हम लोग, देखो इसमें कोई डाउट है तो बताओ।
हाँ बताओ। हाँ अनुष्का बोलो। सर मुझे ये डाउट था कि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं, सो इंटीग्रेशन पी डी वी पी इंटीग्रेशन साइन के बाहर कैसे आया? पीडीबी इंटीग्रेशन साइन है तो हाँ, तो प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है, सो वो बाहर कैसे आया? नहीं, हम लोगों ने h इक्वल टू यू प्लस पीवी था, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया पहले, डी एच इक्वल हाँ, टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस डी बी हाँ, टी पी, यही है ना। हाँ, फिर इंटीग्रेट किया, ये डी यू का इंटीग्रेशन डेल्टा यू, यही है ना। हाँ, अब पी डी वी है तो डीवी ही वेरी कर रहा है, तो पी डेल्टा वी और वो वी डेल्टा पी, और डीवी और डेल्टा डीपी को दोनों को डेल्टा डेल्टा बना दो, मतलब इंटीग्रेशन में तो डेल्टा साइन दे दो। ओके, अब इसमें सोचो कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा भी जीरो, तो मैं स्टार्टिंग में भी सोच सकते हो उसी फॉर्म में। यहाँ पे ये देखो, इस पार्ट पे चले हम लोग। हाँ, तो मान लो कि यहाँ पे डीवी जीरो मान ले रहे हो, तो ये जीरो और ये जीरो, तो बचेगा क्या, डी यू प्लस वी डी पी, यही लिखा है ना यहाँ पे। क्लियर हुआ। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ, ये पार्ट कर दिया, डेल्टा एच, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अभी, है ना। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने बता दिया कि क्या होगा। नाउ ये भी बता दिया था कि डी एच इक्वल टू क्यू पी होगा, तो नेक्स्ट पीडीएफ भी क्लियर होगा, है ना। डी एच इक्वल टू डी क्यू पी, यही है ना। डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने बता दिया। यदि प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पे ले जाओगे तो जो हीट दोगे उसी को डेल्टा एच बोलते हैं, है ना। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिलीज बाय द सिस्टम एट द कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच का वैल्यू क्यूपी होगा, मतलब -80 जूल। मान लो 80 जूल, हीट रिलीज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज 80 जूल। हीट रिलीज बाय द सिस्टम मतलब क्यूपी की बात कर रहा है, रिलीज मतलब नेगेटिव साइड, हीट अंदर जाता है तो पॉजिटिव साइन होता है ना। हाँ, तो ये फिर आ जाएगा नेगेटिव साइन। ओके, नेक्स्ट पीडीएफ पे जाओगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, डी क्यू पी इक्वल टू सी पी डॉट डी टी, सी पी इक्वल टू डी एच बाई डी टी, ये होगा डी क्यू पी बाई डी टी, डी टी टेंस टू जीरो, तो सी पी टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो क्लियर ही होगा। जो फॉर्म बताया डी एच इक्वल टू सी पी डी टी, डी क्यू पी आ गया ना, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ये आ गया। अब ये हीट कैपेसिटी है, तो सीपी का वैल्यू डी एच बाई डी टी भी लिख सकते हो, जैसे सीबी का वैल्यू डी यू बाई डी टी आया था। डी टी टेंस टू जीरो तो सीपी टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये बात पहले भी कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, राइट। तो मोलर एंथैल्पी चेंज, मोलर एंथैल्पी चेंज की बात करें हम लोग, तो ये क्या हो गया, डी एच एम इक्वल टू सी पी एम डी टी, एन का वैल्यू 1 हो गया, मोलर मतलब एन का वैल्यू 1 ना, तो सीपीएम इंटू डी टी आ गया, और एन मोल्स रहता तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, डी एच इक्वल टू एन सीपीएम डी टी। अभी जो भी है उससे मतलब नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस, फिर वही आएगा। इफ जैसे सीवी के लिए क्या, सेम केस, सीपीएम इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा तो इंटीग्रेशन कर दो, तो डीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब डेल्टा एच का वैल्यू
डायरेक्ट n CPm डेल्टा टी। और यदि टेम्परेचर डिपेंडेंट है Cp, मतलब इसमें टेम्परेचर का टर्म है, तो फिर इंटीग्रेट करो, जैसा अभी एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। इफ CPm इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, एग्जाम्पल मान लो कि CPm इक्वल टू A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर है, इसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा तुम्हें। हाँ सेम आ गया, वहां H के जगह U था और CP के जगह CV था, यहाँ U के जगह H आ गया और CV के जगह CP आ गया। N A प्लस BT प्लस CT स्क्वायर DT, इसका इंटीग्रेशन क्लियर हो गया? हाँ बताओ, इतना क्लियर है? ओके, तो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ये ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं पे आता है। सॉलिड्स एंड लिक्विड में क्या होगा, CPm CBm सबको एक कांस्टेंट C मान लो। सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल्टा V ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, चेंज वाला टर्म आता ही नहीं, तो वर्क डन वाला पार्ट ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो। डेल यू इक्वल टू डेल क्यू वाला पार्ट आ गया ना, तो डेल यू NCV डेल्टा टी और इधर वाला पार्ट आ गया, तो CBm CPm सब एक ही में आ जाता है। तो कोई भी सॉलिड होगा तो ये नहीं होगा कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, फर्क ही नहीं पड़ता उसे, डेल्टा V ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, तो CB CP सब मिला के एक C बन जाता है। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, फॉर आइडियल गैस, थर्मोडाइनमिक्स एकदम अच्छे से बार बार नोट्स रिवाइज करना है, ये सबका वीक रह जाता है, बट जो बार बार नोट्स रिवाइज करते हैं उनका स्ट्रांग रहता है। ये नोट्स भी अच्छे से जो मैंने बनाया वो, प्लस इसमें अच्छे सम्स इंक्लूड करना, जो टॉपिक अच्छा होता है उसमें अच्छे क्वेश्चंस नोट करके रखने पड़ते थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने अवस्थी से, वो नोट करोगे ऐसे। फॉर आइडियल गैस क्या था, CPm CBm माइनस R, बट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड CPm CBm इक्वल टू जीरो, दोनों इक्वल लेके चलोगे। नाउ कंसीडर H इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ, तो DH कितना हो गया, डेल H बाई डेल्टा टी, डिफ्रेंशिएट किया, T के रेस्पेक्ट में DT आएगा, दूसरे को कांस्टेंट रखो, कौन सा है वो, P। उसी तरह इसको क्या रखोगे, डेल्टा H, इस बार डेल्टा P के रेस्पेक्ट में, और जो जिससे डिवाइड करो उसी से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे मैंने याद किया था, इनटू T, यही होगा ना। तो DH का जो वैल्यू हो गया, ये हो गया CP DT प्लस डेल्टा H डेल्टा P एट कांस्टेंट प्रेशर DP। For an ideal gas, H इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। रियल गैस के लिए आ जाएगा, रियल गैस क्या था, प्रेशर के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन फोर्स और वो सब, रिपल्सिव फोर्स वो सब था ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा H बाई डेल्टा T, वो U के लिए किया, वही सब ट्रीटमेंट यहाँ पे आएगा, डेल्टा H डेल्टा P इक्वल टू जीरो, मतलब P पे H डिपेंडेंट नहीं है, तब क्या आ जाएगा यहाँ पे, DH का जो वैल्यू होगा CP डॉट DT, ऐसे ही होगा ना, और DHM CPM DT, ये जो रिवाइज करके आ रहे हैं उन्हें याद होगा, नहीं तो बाकी लोग अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अरे ये क्या H था, क्या M था, कैसे, है ना, CP क्या था, CV क्या था, तो इसको रोज रिवाइज करना तभी होगा, जैसे आज बताया, आज अच्छे से दिमाग में डालना हो, तो मैंने बताया, तुम्हें अच्छे से लर्न करना है, तब कल का लेक्चर थोड़ा सही समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन अभी कई लोगों को हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला आगे याद ही नहीं आएगा, क्या CP क्या CV क्या चल रहा है।
फॉर n moles ऑफ आइडियल गैस। जिन्होंने रिवीजन किया उनका क्लियर हो रहा होगा, उनको भी उतना नहीं, है ना, क्योंकि बहुत सारे टर्म नए आते जा रहे हैं, लगातार नए आते जाएंगे, तो वही चीज प्रॉब्लम कर देता है। और सब में क्या होता है, एक बताया उसी पे चलते रहता है, तो भी बहुत सारा सीखना है, तो इसको अच्छे से लर्न करते जाना। फॉर n मोल्स ऑफ आइडियल गैस DH इक्वल टू n CPM DT। और इसका सॉल्व करने से पहले कुछ सॉल्व एग्जांपल जरूर देख लेना, RCMP बहादुर किसी से, तभी होगा, नहीं तो जल्दी नहीं होगा। अब फिर वही कांस्टेंट फॉर जनरल सब्सटेंस, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट जो डेल्यू के लिए चला था, एवरीथिंग सेम, सॉलिड लिक्विड रियल गैस, सॉलिड हो लिक्विड हो रियल गैस। डेल्टा H बाई डेल्टा P क्या हो सकता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर? मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। एट कांस्टेंट प्रेशर dP इक्वल टू 0, तो DH का वैल्यू क्या होगा, Cp डॉट dt। ये वही टर्म हो गया डेल्टा H बाई डेल्टा P वाला टर्म, जो ट्रीटमेंट उधर किया था वही यहाँ के लिए। अब फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस लोगो तो ये दूसरा वाला टर्म चला गया, फिर वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है ही नहीं। आइडियल गैस लोगो तो एक ही टर्म बच गया टेम्परेचर वाला, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो। फॉर आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन, H इक्वल टू U प्लस PV, ऐसे है ना, तो DH इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP, ऐसे लिख सकते हो ना। ये इसको आइडियल गैस वाला लिख रहे हैं, तो दूसरा फॉर्म लाने की कोशिश करो, वो तो है ही। PV इक्वल टू NRT का भी फॉर्म तो ला सकते हो ना, तो DNRT लिख सकते हो। तो फिर DH का इंटीग्रेशन, DU का इंटीग्रेशन, और ये NR तो बाहर आ चुका है ना, NRDT का इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा डेल H इक्वल टू डेल U प्लस NR डेल्टा T। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, इस पे बहुत सारे एक दो क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। डेल H इक्वल टू डेल U प्लस NR डेल्टा T। इफ CBM इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तब क्या हो जाता, तब इंटीग्रेट करो। टेम्परेचर अभी तो खैर इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, तो डेल H का वैल्यू क्या होगा, N CBM डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। N CBM प्लस R डेल्टा T, तो डेल H का वैल्यू हो गया N CPM डेल्टा T। वही मैंने बताया था कि ये एक फॉर्म आएगा, डेल्टा H NCPM डेल्टा T, और डेल्टा U आता है NCBM डेल्टा T। तब ये कहीं भी पूछा जाए तो दोनों स्टेट फंक्शन हो गए, डेल्टा H डेल्टा U, और NCBM डेल्टा T NCPM डेल्टा T, बस इतना ही रहेगा। क्लियर हुआ? अब हाँ, तो थियरी थोड़ा इजी जा रहा है अभी, राइट। फॉर केमिकल रिएक्शंस, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन हो, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, कब फेज ट्रांसफॉर्मेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आइस को मेल्ट करो तो क्या इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी क्या? आइस 0 डिग्री पे, वाटर भी 0 डिग्री पे, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ये कई लोगों को कंफ्यूजन बात तक आता है, सोचो।
आइस 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री से मेल्ट हो जाए तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज और नॉट। बट टेम्परेचर तो 0 डिग्री ही है, फिर क्या हुआ? आइस 0 डिग्री से वाटर भी 0 डिग्री पर आते। यस, आदित्य सही बोला। आर्या, तुम लोग का क्लियर है, बट देखना बाद में कभी ना कभी पूछ लोगे। तो जानबूझ के देते हैं कि यहाँ पे जैसे आइस से वाटर आ गया, ये भी 0 डिग्री है, तो भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस तभी होगा आइस से वाटर गया तो। क्यों? आइस के बॉन्ड को ब्रेक करके वाटर बनाना है ना। हाँ, या तुम ये लगा दोगे ना एन सी डेल्टा टी, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं है। तो चलो ये याद रखना कि 100 डिग्री पे जैसे वाटर बॉईल करेगा तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, 100 ही। वेपर भी। अच्छा, कौन ज्यादा बर्न करेगा तुम्हें, बॉइलिंग वाटर की 100 डिग्री पे स्टीम जो है वो ज्यादा बर्न करेगा? स्टीम ज्यादा बर्न करेगा कि वाटर? यस, दोनों 100 डिग्री पे है, मगर स्टीम में 100 डिग्री से ज्यादा है इंटरनल एनर्जी। ओके। अब बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच विल बी डेल्टा यू प्लस टेम्परेचर बाहर आ गया, बट डेल्टा एन जी यदि चेंज हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन तो ये आएगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इस पे 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। एग्जाम्पल, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स आउट 2 HI गैस। डेल्टा एन जी कितना होगा? राइट साइड में 2 गैस का मोल, माइनस लेफ्ट साइड में 2, 0, तो डेल्टा एच विल बी डेल्टा यू। डेल्टा यू, डेल्टा एन जी क्या है? सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous product minus gaseous reactant। ये आना ही आना है क्वेश्चन। हाँ, इसका डेल्टा इसका रिलेशन बताओ। अरे 76 अचानक 83 से 6-7 बच्चे अचानक 11:30 में निकल गए। थोड़ा आइडेंटिफाई करो तो कौन कौन है उनके पेरेंट्स, एक बार मुझे बात करनी है। जो गए उसमें से ऊपर नीचे तुम देख सकते हो कौन कौन गए।
हाँ एंड में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, राइट, कौन कौन गया वो मालूम चल जाएगा। हाँ, सही टेक्निक बता। सोनिस गुड। एक चीज भुला जाता है, एक मेरे फ्रेंड ने बताया था, जो बहुत कॉमन सेंस के बारे में बोला जाता है, कॉमन सेंस इज सच अ थिंग विच इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस बहुत कम लोगों के पास होता है, उसका नेम है कॉमन सेंस, इट इज नॉट सो कॉमन। कई बार ऐसे क्वेश्चन होता है ना, सेंस कॉमन है बट कोई कर नहीं पाता। ताजमहल में क्रैक हो रहा है, अब सोच रहे हैं क्रैक कैसे फिल करें, इंडियन वगैरह, जर्मनी की टीम आई, यहाँ क्रैक आ रहा है, आगे उसके एक होल क्रिएट कर दिया, जस्ट उसका आगे एक होल क्रिएट कर दिया, क्रैक बंद हो गया। तो दीज ऑल आर कॉमन सेंस, बट इसके लिए लोगों को करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो जो जितना शांत होगा उसका उतना इजी रहेगा। तो जैसे सोनिस ने बताया कि सर लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लो, मालूम चल जाएगा। गुड। ऐसे ऐसे आइडियाज रहते हैं ना तो बहुत काम करता है, ऐसे कई लोगों के आइडियाज हैं। क्रैक के आगे जो क्रैक जा रहा है उसके आगे सर्कल बना दो, होल कर दो, तो कहाँ से क्रैक जाएगा। अरे क्रैक जा रहा है यहाँ पे, और तुमने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे जाएगा, अब इसका आगे क्रैक बढ़ेगा ही नहीं। जैसे जंगल में मान लो कि फॉरेस्ट में आग लग गई है यहाँ पे, फायर, तो उसका आगे का पार्टी जला देते हैं पहले ही जहाँ आने वाला, और फायर यहाँ तक पहुंचेगी तो उसको जलने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, बुझ जाता हो। हाँ रे, क्लियर हुआ ना कि क्रैक किस तरह से जा रहा था। तुम इधर मान लो कोई भी स्टोन है, क्रैक हो रहा है, तुम आगे इसके एक सर्कल बना दो, तो यहाँ तो बीच का फोर्स ही निकल गया ना, जहाँ से क्रैक होता, लेयर ही गायब हो गया जहाँ से क्रैक होना था, तो वहीं पे रुक जाता हो। तो इंजीनियरिंग में ऐसे कई काम करने होते हैं। जैसे मुझे याद है, 2004 में था, अ, मैंने भारत फौज ज्वाइन किया था, पहला जॉब अपना, फर्स्ट जॉब पुणे में थी वो, वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट फौजिंग कंपनी है। वहाँ क्या होता है कि आयरन को मेल्ट करते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1000 डिग्री पे आयरन का बिलेट लिया, और यहाँ पे एक ऐसे डाइज बना देते हैं, और इसको प्रेशर डालते हैं, तो ये आयरन मेल्ट होकर उस शेप में आ जाता है। तो मोस्टली जो कार के पार्ट्स बनते हैं ना, जो भी ऑटोमोबाइल के, इसी से बनते हैं, फोर्जिंग से स्ट्रांग होते हैं, फोर्स करके। तो वो एक जगह क्या था कि वो पूरा डिजाइन ही गलत हो रहा था, बिल्कुल गलत प्रोडक्ट हो रहा था। अब उसमें 1 मिनट में करोड़ों का प्रोडक्शन होता है, कई करोड़ का लॉस होता है, फिर रुका गया, एक दिन के में तो कितने का लॉस हो जाएगा। तो वहां पे जस्ट ये था, सीनियर मैनेजर भी परेशान है, मैनेजर भी परेशान है कि पूरा डिजाइन गलत हो गया, फिर से करना पड़ेगा, प्रोडक्शन देना है, 2 दिन के अंदर देना है, कैसे होगा। वहां पे एक लाइनमैन था, उसने कुछ नहीं किया, बस आगे जो एक जगह होल था ना, बस उसको वहां पे थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, एकदम सही हो गया वो। लाइनमैन मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं है, वो 10th नहीं 12th तक पास किए हुए, वो आया हुआ है, बट उसका सेंस इतना ज्यादा है कि सारे उसके सामने सारे इंजीनियर फेल हो गए। ये होता है कॉमन सेंस। ऐसे कई इंसिडेंट्स मिल जाएंगे। तो जब तुम, जो शांत लोग होते हैं उनके कॉमन सेंस बहुत काम करते हैं, जो बहुत शांति से अपना लाइफ गुजारते हैं, और जो जितने गुस्सैल होते हैं, हर बात पे गुस्सा करते हैं, उनका सेंस उतना वीक रहता है, उनका दिमाग उतना काम नहीं करता। ओके, तो अपने आप को शांत रखना। उत्कर्ष यही बोल के गया था, उत्कर्ष था ना इस बार,
मिश्रा, वो हर बार बस एग्जाम में पैनिक हो जाता था, उसका एग्जाम ही खराब चला जाता था। 8000 रैंक लाया, इस चक्कर में वो मेंस में भी कितना लाया था, 94%, 97%, बट आईटी में 8700 रैंक लेकर। वो एक ही चीज बोला कि लाइव एग्जाम में शांत रहना जरूरी है, बाकी कुछ भी नहीं। शांत रहो तो सब चीज अपने आप होते रहता है। मान लो स्टार्टिंग के ही 5 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तुमसे, तब तो तुम इतना डिमोरलाइज हो जाओगे कि आगे सब रॉन्ग कर दोगा। यदि कोई गुस्सा आया तो गुस्सा से इतना भर रहेगा कि उसका पूरा सांस वास फूलने लगेगा, दिमाग की एक्टिविटी कम हो जाएगी, बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएगा। बट जो शांत लोग रहते हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कौन सा पूरा करना है, 50% ही करना है, तो शांति से करते हैं, उसके बाद भी क्रैक कर जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, वो बोलता था कि मैं ये नहीं देखता कि 350 का टारगेट है ना, हर एक बॉल जो आ रहा है उसका अपना इंपॉर्टेंस है, बाकी टारगेट क्या है ये कुछ नहीं, अपना खेल खेलना है। उसी तरह तुम एग्जाम में जाओगे तो 94 97 परसेंटाइल ला के भी 8000 पे आ गया, 8000 रैंक लेके चला गया। लास्ट में बस इसे यही समझ में आया कि अपने आप को शांत रखना बहुत जरूरी होता है। जिस दिन तुम भी ये समझ जाओगे, कुछ भी बनाओ, सब्जी कुछ भी नहीं हो, कोई सामने वाला कुछ बोल रहा हो, इधर से हो गया, तुमने गुस्सा करना बंद कर दिया, रिएक्शन बंद कर दिया, तो तुम्हारी माइंड बहुत शार्प हो जाएगी। उस शांति में क्या होगा, एक माइंड की शांति के स्टेज आ जाएगी। उस शांति स्टेज में तुम्हें पुरानी हर चीजें याद आएंगी, बचपन की भी याद है, ये भी, और जो पढ़ोगे एक बार में याद होगा। यही मेडिटेशन होता है कि रोज 15 मिनट मेडिटेट करो, अपने आप को शांत करो, तो तुम्हारा मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि कुछ भी कर लो। एक बार का भी पढ़ा हुआ क्लास में एग्जाम में याद आने लगता है फिर, क्योंकि तुम जो सुनने की एबिलिटी है, जो मैं बता रहा हूँ, जो दूसरे कई लोग हैं जो मैं बता रहा हूँ सब सुन रहे हैं, बट कोई किसी थॉट में है कि जल्दी खाना खाने को मिले, जल्दी लेक्चर ओवर हो, तो उसके दिमाग में उतना नहीं जा रहा है। वो यहीं पर स्टॉप कर रहा है, अपना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। और जो इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है शांति से कि ठीक है सर पढ़ा रहे हैं, दो चीज होगा तुम्हारे स्टेज में, या तो इंटरेस्ट है या नहीं है। मान लो तुम्हें भी भूख लगी है, तुम्हें भी कहीं जाना है, तो भी अपने आप को शांत करके बैठे हो, सुनने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, तो तुम्हें एक ही बार में पूरा लर्न होगा। बाकी लोग बोलेंगे अरे मेरी मेमोरी ही वीक है, मुझे याद ही नहीं रहता। नहीं, मेमोरी वीक नहीं है, अटेंशन वीक है। हाँ, वो जो अटेंड होना चाहिए ना, वो वीक है। आईटीएन पास जाओगे, वो लोग देखते हैं आधे घंटे तक तुम कुछ भी बोल दो, तुम्हें लगेगा कि वो सुन रहे हैं, तुम्हें लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड वो बता देंगे जो जो तुमने बोला है। अटेंशन उतना उनका शार्प होता है, उतना अटेंटिवली सुन लेते हैं। बाकी लोग का अटेंशन वीक होता है, उनके दिमाग में फुटबॉल, क्रिकेट, पबजी से लेकर कई चीजें चलते रहती है। इधर 10% ध्यान रहता है, 90% बैकग्राउंड में कुछ और रहता है। और मेडिटेशन तुम्हें वही 15 मिनट अपने आप को स्टिलनेस में ले जाता है, जो सोहम बोल रहा है, एकदम शांति में ले जाता है। तो वो 15 मिनट का एक्सपीरियंस तुम बाकी 23 घंटे करते हो, तो तुम्हारा टेंशन बढ़ जाता है। तो जो तुम सुनते हो, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो, एक बार में याद होता है। बाकी बच्चों को बार बार रिवाइज करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन करते समय भी उनका मन परेशान रहता है, तो उतना नहीं कर पाते। तो थोड़ा एवरीवन अपना रोज के शेड्यूल में 15 मिनट मेडिटेशन जरूर रखना। जितनी एज है उतनी मेडिटेट जरूर करनी चाहिए, 15, 16, 17, जितनी भी आए, 18, 25 साल का होगा तो 25 मिनट डेली ऐसे। बट वो चीज तुम्हें लाइफ में हर जगह काम करेगी फिर। एक शांति, एक पीस हमेशा फील करोगे। ओके, तो ये कर दिया, डेल एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल एच डेल यू का इक्वल हो गया, बता दिया। अब मान लो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स आउट H2O लिक्विड। इसका डेल्टा एन जी कितना होगा, इधर 0, ये तो गैस आई ही नहीं ना, इधर दोनों गैस है, कितना 1 प्लस हाफ कोइफिशिएंट -3/2। तो डेल्टा H विल बी डेल्टा U -3/2 RT। MgCO3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग कर रहे हैं। डेल्टा एन जी ये गैस है, हाँ 1, बाकी छोड़ ही दो, 0। ये सॉलिड है इसलिए 0। तो डेल एच विल बी डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, मतलब आर टी ना। लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होगा, गैस तो वो है ही नहीं ना, तो 0 हो गया था। डेल एच विल बी डेल यू। सॉलिड, सॉलिड हुआ तो भी डेल्टा एन जी 0, तो भी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, ऑलमोस्ट इक्वल होगा।
पी डेल्टा वी वाला टर्म 0 हो रहा है। एक्स सॉलिड से एक्स गैस, डेल्टा एन जी इसका क्या लोगे? 1 माइनस 0 1 ना। एक्स लिक्विड से एक्स गैस, डेल्टा एन जी इसका भी 1। एक्स गैस से एक्स लिक्विड, डेल्टा एन जी इक्वल टू -1। क्लियर हो गया डेल्टा एन जी कैसे होगा? अगेन एक इंपॉर्टेंट लॉ जो आएगा, किरचॉफ्स लॉ। ओके, एक और बता दो। 2 CO गैस प्लस O2 गैस गिव्स आउट 2 CO2, डेल्टा एन जी राइट -1, ठीक है। C सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स आउट 2 CO गैस, इसके लिए 1 करेक्ट है, करेक्ट। डेल्टा एन जी समझ गए, इसका डेल्टा एन जी का यूज हो गया, ये 2 -1 माइनस इसका 0, तो 1 ही होगा। ओके, नाउ किरचॉफ्स लॉ। अब ये डेल्टा एच भी, अच्छा इसको थोड़ा और एनालाइज कर लेते हैं। अब जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस आ गया, राइट? तो डेल्टा एच कितना हो गया? एक क्लोज कंटेनर में करो तो डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी आएगा। क्लोज कंटेनर में जो चेंज होता है डेल्टा यू आएगा। तो डेल्टा एच कितना हो गया? डेल्टा एच विल बी डेल्टा यू माइनस 2 - 4 ना, -2 आर टी। तो डेल्टा यू डेल्टा एच प्लस 2 आर टी आया, ऐसा क्यों? डेल्टा एच प्लस समथिंग क्यों आया वो? डेल्टा यू फिजिकली आखिर क्या हो रहा होगा इसमें? होता क्या है कि इसमें कंप्रेशन हो गया, नंबर ऑफ मोल कम हुआ ना, कंप्रेशन, डेल्टा एन जी डिक्रीजेस, तो वर्क इज डन ऑन द गैस ना बाय एटमॉस्फेयर, तो वो भी तो इसके इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा ना। डेल्यू जो इसका अपना एनर्जी चेंज हुआ वो तो था ही, मतलब डेल्टा एच जो था वो तो था ही, +2 आर टी आ गया इसमें। कंप्रेशन होगा तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर भी थोड़ा वर्क किया,
तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ जाएगी ना उसकी, वही डेल यू जो हो गया डेल्टा एच प्लस समथिंग, प्लस समथिंग है ना, प्लस 2 RT, यही चीज होता है। सो डेल यू इंक्रीजेस। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, देखो कौन सा, हम बार बार देते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन इसका। तो कभी भी क्लोज कंटेनर में चेंज होगा तो वो डेल यू होगा, ये याद रखना, क्लोज कंटेनर डेल यू, और ओपन में पूछा तो ये डेल एच हो गया। तो तुम्हें ये बताना होगा कि ओपन में यूज करेंगे तो उसका क्या होगा, जैसे बेंजीन हो गया C6H6, बेंजीन क्या होगा, लिक्विड होगा, इतना बड़ा है, राइट, प्लस O2 कितना होगा, x प्लस वाई बाई 4, 6 प्लस 6/4, 7.5, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, XCO2, नहीं तो ऐसा भी बैलेंस कर ही लोगे तुम लोग, प्लस y/2, मतलब 3H2O लिक्विड। बेंजीन is burnt in open container, in open container, हीट चेंज क्या होगा, कुछ मास भी दे देगा, 1 ग्राम बेंजीन गिवन बेंजीन burnt in closed container। तो जो एनर्जी रिलीज्ड वो दिया रहेगा 70 जूल पर मोल। तो 1 मोल बेंजीन मतलब 78 ग्राम को बर्न करोगे तो 70 जूल आ रहा है। तो 1 ग्राम बेंजीन को ओपन में बर्न करें तो क्या होगा, तो पहले ओपन में बर्न करें मतलब वो डेल्टा एच की बात कर रहा है। तो इसको सॉल्यूशन, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद करना है, राइट, ये आएगा ही आएगा। तो डेल्टा यू जो हो गया वो देखो 70 देगा, बट तुम्हें -70 लेना है, क्योंकि तुम्हें मालूम है किसी भी चीज को बंद करोगे तो एनर्जी रिलीज ही होगी, ऐसे। हाँ करेक्ट, डेल्टा एनजी कितना होगा, 6 - 7.5, ऊपर इक्वेशन दिया है -1.5। तो डेल्टा एच ये तो पर मोल आएगा ना, डेल्टा यू -70 प्लस ये कितना हो जाएगा -1.5, और आर का वैल्यू वो 70, ये सब यूजुअली किलो जूल में होता है, ये देखना ये किलो जूल में आएगा, एनर्जी ज्यादा आती है, किलो जूल दे दिया। H2O लिक्विड है वो कभी भी होगा तो हम लोग 25 डिग्री मान के चल रहे हैं, मान लो 100 डिग्री पे बर्न किया फिर भी हम लोग मान रहे हैं 25 पे लेके आ गए। आर का एक वैल्यू जो होगा 8.314/1000 करना मत भूलना, ये अच्छे से याद कर लो प्रैक्टिस करके, क्योंकि ये किलो जूल है तो ये भी किलो जूल में लाना होगा, इनटू टेम्परेचर वो गिवन रहेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई ना कोई एक टेम्परेचर होगा 300। तो यहाँ से डेल्टा एच आ गया, कितने के लिए होगा, ये 78 ग्राम का होगा, तो ये 78 ग्राम का है। देन फॉर 1 ग्राम वॉट, वो तो यूनिटरी मेथड से ले आओगे ना, अब इसका रियल क्वेश्चन आने दो तब देखेंगे ना। ओके इसके बाद करें हम लोग, वो है किरचॉफ्स लॉ। तो किसी को भी ओपन कंटेनर में बंद करेंगे, क्लोज में पूछेंगे, ओपन मतलब डेल्टा एच, क्लोज मतलब डेल्टा यू। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है कि वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच, मतलब कि अभी मैंने बताया 70 किलो जूल लग रहा है 27 डिग्री पे, तो उसी प्रोसेस को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। हाँ समन इज इन द वेटिंग रूम, ओके।
तो वेरिएशन इन डेल्टा एच डेल्टा यू विथ टेम्परेचर। तो डी डेल्टा आर रिएक्शन, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, आर फॉर कोई रिएक्शन ले रही है, कंबशन रिएक्शन होगा तो आर की जगह सी लिख देंगे, फॉर्मेशन होगा तो फॉर्मेशन लिख देंगे, न्यूट्रलाइजेशन होगा तो न्यूट्रलाइजेशन लिख देंगे। ऐसे डेल्टा आर मतलब आर फॉर रिएक्शन, डेल्टा एच कितना आएगा, वो हो जाता है डेल्टा रिएक्शन जो भी हो उसका सीपीएम dt। डेल्टा एच क्या आता है, सीपी dt ना, डेल्टा एच इक्वल टू सीपी dt। हाँ तो हम लोग 1 मोल मान के चल रहे हैं, ये आ गया। अब इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। सिमिलरली ये डेल्टा यू का कैलकुलेट करना पड़े तो डेल्टा आर यू, हाँ तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा आर सीवीएम dt। सीवीएम dt। नाउ स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट्स मतलब प्रेशर 1 एटीएम लेते हो, है ना, प्रेशर 1 बार लोगे और टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर ले लो चल जाएगा, एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो देखेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड स्टेट होगा तो वही डेल्टा एच नाउ डेल्टा एच नॉट बन जाएगा, डेल्टा आर एच नॉट दिया जाएगा, डेल्टा आर सीपीएम नॉट dt, इसका इंटीग्रेशन। नाउ डेल्टा आर सीपीएम इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू पी सीपीएम प्रोडक्ट माइनस म्यू आर सीपीएम आर रिएक्टेंट। अब इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे सबका वैल्यू दिया रहेगा, जैसे कि N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3, इसका सीपी का वैल्यू दिया है 3, इसका 2, इसका 1, ऐसा सीपी। तो डेल्टा सीपी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 माइनस इसका कितना होगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 1, 3 इंटू 2 6 और ये -1, ये हो जाएगा 6 + 1 ऐसा करते हैं। तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, म्यूपी सीपीएम ऑफ प्रोडक्ट माइनस म्यूपी सीपीएम ऑफ रिएक्टेंट, यही होगा ना, तो वो डेल्टा आर सीपी पे आ जाता है। देखो तो डेल्टा आर एच का बता दिया। हाँ। अब फॉर्मेशन होगा तो फॉर्मेशन के लिए लोगों, जैसे सी मैंने कोई रिएक्शन बता दिया, अब मान लो फॉर्मेशन रिएक्शन होगा तो उसके लिए फॉर्मेशन वाला यूज करेंगे, म्यू पी। इसको थोड़ा एक क्वेश्चन देखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। डेल्टा एच प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया, माइनस ये कोएफिशिएंट है सब, म्यू आर डेल्टा एफ फॉर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कंबशन न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन, कई तरह के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ने होंगे बट वो बाद में, तो थोड़ा टाइम लगेगा कि सब क्या लिख रहा हूँ, बट कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखोगे ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि करना कैसे, राइट। देखो अभी, अब यहाँ पे HM जो मैं लिख रहा था वो क्या था, मोलर इंथैल्पी की बात कर रहा था, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मोलर इंथैल्पी। नाउ कहीं डेल्टा एफ एस लिखा है, एफ फॉर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेल्टा एफ एस नॉट रहेगा तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो तुम्हारे पास जो आएगा डेल्टा H2 इक्वल टू क्या आ गया,
उसके बाद एक पेज में फॉर्मेशन बताया हुआ, फॉर्मेशन पे जाने की जरूरत नहीं है अभी, उसके 2 पेज स्किप करोगे। डेल्टा आर एच सीपीएम, नहीं पहले फॉर्म तो लिखे, फॉर्म क्या हो गया, डी डेल्टा आर एच विल बी डेल्टा आर सीपीएम dt। अभी क्लियर हो जाएगा सब, अभी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया इफ सीपीएम इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और एक क्वेश्चन तो इससे रहेगा ही एडवांस में, मेंस में भी रहेगा इजी वाला। ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया तो डेल्टा H2 आर हटा देते हैं, मान लो आर टर्म कंफ्यूज कर रहा था, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, तो ये कितना होगा, डेल्टा सीपीएम जो भी रिएक्शन है इनटू T2 माइनस T1। अब देखो ये बहुत सिंपल हो गया, तुम्हें क्या देगा, डेल्टा H1 T1 टेम्परेचर पे था और डेल्टा H2 T2 पे है, तो तुम्हें डेल्टा H1 दे देगा किस रिएक्शन का, कि 30 जूल था 300 केल्विन पे, ऐसे तो 310 पे क्या होगा, तो ये हो गया 310, ये हो गया 300 केल्विन, यहाँ पे मान लो 30 जूल दे दिया, ये पूछेगा कितना होगा। और डेल्टा सीपीएम कैलकुलेट करने के लिए इसे N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3 वो बताया था ना, वैसा वाला फॉर्म दे देगा, बस वहां से कैलकुलेट करके रख दोगे। मगर जैसे लीडर बैच आया था, तो लीडर बैच में किसी को ये बात ही नहीं मालूम थी कि ऐसा भी है, कई चीजें उनको नहीं मालूम थी, इसीलिए तो रैंक उनका 12,000 14,000 ऐसा आया था। इस बार अच्छा लेके गए, 800 900 1000 ऐसे रैंक लेके गए लीडर बैच में। मगर जो जो कुछ चीजें मिसिंग रहती है तभी तो होता है ना। जैसे उत्कर्ष ही बोल रहा था कि अरे सर ऐसा भी होता है कि मतलब डेल्टा एच टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो मालूम ही नहीं है। उत्कर्ष का 8000 रैंक है इस बार, वो सब चीजें दूर की उसने कि हाँ ऐसा भी होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब नोट सही से आपको सर ने बताया होगा, बट डिवीजन इम्प्रॉपर हो जाता है। अच्छा डेल्टा सीपी को भी करते हैं फिर से, वो तो एक छोटा सा एग्जांपल इसी तरह तेज दे दिया। अब सही से करते हैं उसका क्वेश्चन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 और डेल्टा H2 क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2। अब तुम्हें इसमें सबका वैल्यू दिया रहेगा, तब कैसे करेंगे देखो। नेक्स्ट 10 मिनट्स और देखो, डेल्टा H2 वाला ये कर दिया, और डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा सीपीएम T2 माइनस T1 लिख रहे हैं, हम लोग मोलार की बात कर रहे हैं इसलिए। सिमिलरली डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 लिखोगे तो वो डेल्टा CBM आएगा, T2 माइनस T1 पर मोल की बात कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रही है। हाँ अब टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया तो इंटीग्रेट कर दोगे, इफ डेल्टा सीपीएम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब ए गैस गिव्स आउट बी गैस प्लस सी गैस, अब दोनों का टेम्परेचर डिपेंडेंट सीपी दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, सी गैस है ये, मान लो सीपीएम ऑफ ए दिया हुआ है A1 प्लस BT, अभी टेम्परेचर डिपेंडेंट दिया हुआ, सीपीएम ऑफ बी A2 प्लस BT और सीपीएम ऑफ सी इक्वल टू A3 प्लस BT। तो डेल्टा सीपी कैसे निकालना बताया था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, कोएफिशिएंट तो सबका 1 ही लिया हुआ, एज इट इज A3 प्लस B3T। हाँ अब मान लो यहाँ पे 2C रहता है तो 2 से मल्टीप्लाई होता है, 3 भी रहता है तो 3 से मल्टीप्लाई होता है, प्लस अच्छा ये भी रिएक्टेंट ही है ना, A2 प्लस B2T माइनस A1 प्लस B1T, ऐसे होगा, तो ये आ जाएगा A3 प्लस A2 माइनस A1, इसको डेल्टा आई लिख देंगे, अब इंटीग्रेट कर दो और क्या है, B2 प्लस B3 माइनस B1T, ऐसे है ना। दी डेल्टा आर एच डेल्टा आर सीपीएम dt, ये कितना होगा, डेल्टा RH2 माइनस डेल्टा RH1 इक्वल टू, ये कितना आ गया था, डेल्टा A प्लस एक टर्म T वाला आ गया था, डेल्टा B T इंटू dt, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डेल्टा A T2 माइनस T1
प्लस डेल्टा वी बाई टू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ऐसे होगा ना। अब इस पे क्वेश्चन देखो अवस्थी में, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वी कैन लीव। इलेक्ट्रो आयोनिक, क्वेश्चन कहाँ गया, okay. 120, 160. टेम्परेचर वाला एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं तो है ही इसमें, डेल्टा H2 डेल्टा H1, हाँ क्वेश्चन नंबर 24 अवस्थी लेवल 2, the molar heat capacities, the molar heat capacities at constant pressure of A, B and C are in the ratio, CP सबका दे दिया 3, 1.5, 2. Then enthalpy change for the reaction, then समझते जाओ क्वेश्चन है ना, enthalpy change for the reaction A plus 2B gives out 3C at 300 Kelvin and 310 Kelvin is क्या होगा, डेल्टा H 300 Kelvin and डेल्टा H 310 Kelvin, दोनों में रिलेशन बताना है, कौन सा ग्रेटर है, डेल्टा H at 300 Kelvin, डेल्टा H at 310 Kelvin। इसका अवस्थी सॉल्व कर देना, अवस्थी में तुम्हें बहुत अच्छे सब मिलेंगे, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का तो सॉल्यूशन दिया ही है, तो पहले अवस्थी कर लो फिर बुकलेट करना। लेवल 1 जरूर कर दो, लेवल 2 तो थोड़ा टफ जाएगा, जल्दी होगा नहीं, और उसमें पूरे मिक्स है। कौन सा ग्रेटर हुआ, इक्वल है, करेक्ट, दोनों इक्वल होंगे। लेवल 1 तो मीन्स वही हो जाता है ना फिर, मेंस वाले क्वेश्चन, एक ये दिखेगा, देखो तो डेल्टा H at 310 Kelvin minus delta H at 300 Kelvin is equal to plus delta Cp delta T, यही है ना, तो डेल्टा H at 310 minus delta H at 300 is equal to delta Cp कितना हो गया, A plus 2B 3C है ना, तो 3C मतलब 3 इंटू इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, 6, C के लिए 3 इंटू इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, ये 3 इंटू इसका 2 माइनस रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट के कैसे कैलकुलेट करोगे, ए का हो गया 1 इंटू 3
प्लस बी का हो गया 2 इंटू 1.5 इंटू डेल्टा टी, यही है ना? ये क्या हो गया 0 ना, मतलब डेल्टा एच एट 310 इक्वल टू डेल्टा एच एट 300। ये जेई मेंस में पूछेंगे ही पूछेंगे। ये सबको क्लियर हुआ कैसे किया? हाँ अनुष्का बोलो। 28 करो, लेवल 2 28। हाँ सर अनुष्का। वो जो डेल्टा सीपी है वो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा? यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया ना, ए प्लस टी भी लिख देता है, ए प्लस बी टी लिखता है कि अभी इंटीग्रेट करते हैं। हाँ हाँ मैं तो कांस्टेंट बता दिया 1 2 हाँ। 3 है। थैंक यू सर। ओके, एक ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये भी कर ही लेते हैं, इसके बाद हम लोग ब्रेक ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, एवरीवन जस्ट गो थ्रू दैट। When 1 gram of oxalic acid is what? H2C2O4 is burned in a bomb calorimeter, whose heat capacity। अब एक कैलोरीमीटर में तुमने बर्न कर दिया, कैलोरीमीटर कैसा होगा? क्लोज होगा। हीट करोगे, जैसे ही उसको बर्न करोगे पूरा हीटेड हो जाएगा, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर हीटेड हो जाता है, तो तुम उसकी एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर से फाइंड कर सकते हो कितना हीट रिलीज हुआ। उस हीट कैपेसिटी इज 8.75 किलो जूल पर केल्विन। मतलब इसको, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, 1 केल्विन से चेंज करने के लिए 8.75 चाहिए किलो जूल। तो हम लोग क्या कहते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर का टेम्परेचर देख लेते हैं, अच्छा 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया इसका, तो 50 इंटू 8.75 इतना एनर्जी उसको मिला है, तो वही डेल्टा यू हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 0.312 केल्विन। अब बताओ 0.312 केल्विन से इंक्रीज हो गया है टेम्परेचर, तो क्या होगा इसका? डेल्टा यू बता पाओगे ना? हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, नहीं मल्टीप्लाइड होगा ना, 1 केल्विन को चेंज करने के लिए 8.75 किलो जूल, इतना केल्विन से चेंज हुआ। तो द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, अच्छे से समझ लेना है, क्वेश्चन आएगा ही, क्वेश्चन कोई और दे देगा इसके जगह, बट कंसेप्ट वही है। कंबशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्लोज कंटेनर में किया, नहीं ये कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी दिया हुआ, एक कैलोरीमीटर है उसकी हीट कैपेसिटी दे दी गई कि इतना है, मतलब कैलोरीमीटर यदि 1 केल्विन से इंक्रीज होता है तो उसके लिए 8.75 देना पड़ेगा तुम। कैलोरीमीटर कैसा होता है, एक क्लोज कंटेनर है, उसको तुम हीट कर दो, उसमें कुछ भी कोयला वोयला डालकर बंद कर दो, तो हीटेड होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मान लो टेम्परेचर 100 डिग्री से बढ़ गया, तो 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए 8.75 किलो जूल, तो 100 केल्विन से बढ़ाने के लिए 875 किलो जूल, मतलब 875 किलो जूल उसको, जो तुमने बर्न किया उसने उसको 875 किलो जूल दिया, जो भी हम लोगों ने बर्न किया उससे उसको 875 किलो जूल मिला। एक्चुअली जो बर्न किया उससे उसको कितना एनर्जी मिला, फिर इतना से इंक्रीज हुआ ना, तो जो भी तुमने बर्न किया वो डेल्टा यू क्या करेगा, करे। तो जो तुमने 1 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को बर्न किया, तो कितना मिल जाएगा, 1 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड कितना एनर्जी रिलीज किया, माइनस एनर्जी रिलीज हुआ है ना 8.75 इंटू 0.312 किलो जूल, है ना? बट ये पर ग्राम है,
1 ग्राम के लिए, तो 1 मोल के लिए क्या होगा, तो H2C2O4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 90 आता है शायद, 24 36 64 24 88 हाँ 90 आ रहा है, 90 आ रहा है ना, इंटू 90 कर दें हम लोग, तो इतना किलो जूल रिलीज किया है उसने, इंटू 90, इतना ही किलो जूल रिलीज किया होगा ना, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास, क्लियर, इतना किलो जूल पर मोल। अब तुम्हें बताना कि डेल्टा एच क्या होगा, तो डेल्टा एच का वैल्यू जब तुम लिखोगे तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब इसका बर्निंग इक्वेशन लिखो, क्या लिखेंगे, हाँ, इसका बर्निंग इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, H2C2O4 लिक्विड होगा, ऑक्जेलिक एसिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स आउट H2O लिक्विड प्लस 2 CO2 गैस, डेल्टा एनजी कितना हो गया 1.5, डेल्टा यू कैलकुलेट कर लिया तुमने, अब डेल्टा एच का वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इस इक्वेशन को पुट करने में क्या होगा, डेल्टा यू माइनस में लिखना होगा, ये ध्यान रखना है, कहाँ पे रॉन्ग हो गया, एक तो -245.7 ये कैलकुलेशन है, ये दिया हुआ उसका, तुम क्या मिस करोगे, एक तो माइनस साइन और दूसरा डेल्टा एन जी तो सही पुट कर दोगे, आर का वैल्यू एक मिस कर जाओगे, 8.314/1000 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ 300। तो तुम्हें ध्यान किस पे देना है, एक तो ये निगेटिव साइन पे ध्यान देना, और एक ये 1000 से डिवाइड करना है उस पर ध्यान देना, ये दो मिस्टेक वाला पॉइंट होता है। चलो डन।